नमस्कार दोस्तों, सुपर कहानियाँ इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सोहनलाल जी जो प्राइवेट नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुके थे, जब आज सुबह की सैर करके घर की ओर लौट रहे थे तो मन में सोचने लगे कि रिटायरमेंट के समय मैं सोचता था कि मैं बंधन से मुक्ति की ओर जा रहा हूँ, लेकिन अब समझ नहीं आता कि इसे जीवन की स्वतंत्रता कहा जाए या जीवन में ही मृत्यु का पूर्वाभ्यास। बड़ा खाली खाली सा लगता है। जीवन का एक एक पल बड़ी मुश्किल से तिल तिल करके खिसकता है। रह रह कर अपने गांव की व्यवस्था याद आती है। वह गिनी चुनी गलियां, वह मुट्ठी भर लोग, सब कुछ खाली खाली सा लगता है। सब कुछ इतना छोटा कि एक दिन में ही पूरा गांव नाप लिया जाए और करीब करीब हर आदमी से मुलाकात हो जाए। उस समय लगता था जैसे दुनिया मुट्ठी में है। वह छोटी सी दुनिया जैसे ही हाथ से छूटी कि सब कुछ छूट गया। दरअसल शहर में आने से पहले सोहनलाल जी अपनी पत्नी साधना और बेटे गौरव के साथ गांव में ही रहा करते थे, पर अपने बेटे गौरव की उस शिक्षा के लिए उन्हें गांव से शहर आना पड़ा, जहां उन्होंने अपना मकान खरीद लिया। पर शहर आने के 3 साल बाद ही उनकी पत्नी साधना की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उस शिक्षा के लिए गौरव विदेश चला गया। वहाँ यूनिवर्सिटी में भी उसका एकेडमिक करियर उज्जवल रहा, जिस कारण उसे वहीं नौकरी भी मिल गई और वहाँ भारतीय मूल की लड़की रजनी के साथ शादी रचा ली और वहीं का होकर रह गया। शुरू में तो गौरव उन्हें कभी कभी फोन पर भी बात कर लिया करता था, लेकिन अब तो कई कई महीने बीत जाते थे सोहनलाल जी की अपने बेटे से फोन पर बात करे हुए। इस बड़े से शहर में सोहनलाल जी एकदम अकेले हो चुके थे। जब सैर करके सोहनलाल जी घर लौटे तो अचानक फोन की घंटी बज उठी। रिसीवर उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो बाबूजी, मैं गौरव बोल रहा हूँ। बेटा कैसे हो? बच्चे कैसे हैं? बहू कैसी है? एक ही सांस में सोहनलाल जी ने कई प्रश्न कर डाले। बाबूजी, हम सब ठीक हैं। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, अब तबीयत का क्या है, इस उम्र में कुछ न कुछ तो लगा ही रहता है, पर शरीर चल रहा है, इसीलिए भगवान का हर पल शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है बेटा, आज बहुत दिनों बाद मेरी याद आई। मैं क्या बताऊं बाबूजी, जिंदगी इतनी तेज दौड़ रही है कि कुछ करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपको फोन करूं, पर किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाता था। बात तो तुमने सच कही बेटा, जैसे जैसे पद बढ़ता जाता है जिम्मेदारियां और भी ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। बाबूजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कहीं आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कहो ना बेटा, बुरा मानने वाली क्या बात है? बाबूजी, मैं सोच रहा था कि आप वहाँ भारत में बिल्कुल अकेले हैं। अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और हम लोगों का तो आपको पता ही है, हमारा कभी जल्दी से भारत आना नहीं हो पाता है। इसीलिए अगर आपको ठीक लगे तो आप हमारे साथ कनाडा चले आइए। यहाँ आपके दोनों पोता पोती भी आपका साथ पाकर खुश हो जाएंगे और आपका समय भी सुखपूर्वक कट जाएगा। यहाँ मुझे आपकी चिंता सताती रहती है। अगर आप यहाँ आ जाएंगे तो हम लोग भी आपकी तरफ से निश्चिंत हो जाएंगे। अपने बेटे का विचार सुनकर सोहनलाल जी को बहुत अच्छा लगा और सोचने लगे कि 5 साल बीत गए अपनी नौकरी से रिटायर हुए, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन अचानक मेरी आंख बंद हो जाए और मेरा बेटा मेरी अर्थी को कंधा देने भी ना पहुंचे। यही सोचते हुए सोहनलाल जी ने अपने बेटे को अपनी सहमति दे दी। फिर गौरव बोला, बाबूजी, अब आप यहाँ हमारे पास आ जाएंगे तो आपने मकान की अब कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उस मकान को बेचने पर लगा दीजिए। मकान को बेचने की बात सुनकर सोहनलाल जी कुछ परेशान रह गए, क्योंकि इस मकान के साथ उनकी पत्नी की मीठी यादें जुड़ी थी। इस मकान की एक एक चीज को उन्होंने अपने हाथों से सजाया था, पर अब बेटे के साथ रहना भी सही है और अब इस मकान में वापस कौन आएगा, यह सोचकर उन्होंने मकान बेचने के लिए हाँ कर दी और अगले दिन मकान बेचने के लिए अखबार में विज्ञापन दे दिया। कुछ ही दिनों में मकान का सौदा हो गया। करीब 1 महीने के बाद गौरव भारत आया और मकान के पैसे का लेन देन कर लिया। सोहनलाल जी ने बैंक में जो भी एफडी बनवा कर रखी थी
गौरव ने उसका भी ड्राफ्ट बनवा कर कैश करवा लिया और सारी संपत्ति बेचने के बाद वे लोग कनाडा जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। निश्चित समय पर वे लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए। गौरव ने कहा, बाबूजी, आप सोफे पर बैठिए, सारी की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए समय चाहिए। मैं चेक इन करने के बाद आता हूँ, फिर आपको लेकर चलूँगा। सोहनलाल जी वहीं सोफे पर बैठ गए और उनका मन अपने अतीत में खो गया। एक एक करके उनकी जिंदगी के पन्ने खुलने लगे। जिस मकान को उनकी पत्नी ने इतने शौक से बनवाया था कि उसे बेचते समय उनका मन भारी हो रहा था। शहर में आने से पहले सोहनलाल जी ने अपनी पत्नी साधना से कहा था कि घर किराए पर ले लेते हैं और आराम से रहेंगे, पर साधना तैयार नहीं थी और कहने लगी कि किराए पर तो हम केवल वर्तमान में ही आराम से बिताएंगे, पर भविष्य की चिंता सताती रहेगी। चाहे जैसे भी हो, एक छोटा सा मकान या फ्लैट ही लोन लेकर खरीद लो, कम से कम वृद्धावस्था में कहीं भटकना तो नहीं पड़ेगा। कितने शौक से मैंने ये मकान बनवाया था। साधना भी तो कुछ दिन ही इस मकान में रह पाई। अचानक एक रात उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हुई कि उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया, पर डॉक्टर की लाख कोशिश के बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सका और वो इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। साधना की मौत के बाद गौरव कुछ दिनों के लिए भारत आया और कुछ दिनों बाद वापस भी चला गया, पर उसके जाने के बाद सोहनलाल जी बेहद अकेले हो गए। कहीं पर भी उनका मन नहीं लगता था। इस घर में अकेले रहना तो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे वो दुनिया में बिल्कुल ही अकेले हैं और मानो वो घर उन्हें काटने को दौड़ता हो। सोहनलाल जी, जिन्होंने कभी घर का काम ही नहीं किया था, अब खुद ही खाना पकाने लगे थे और घर की साफ सफाई करने के लिए एक काम वाली बाई को रख लिया था। अचानक सोहनलाल जी का ध्यान भंग हुआ। उन्हें लगा कि काफ़ी देर हो चुकी है। गौरव अभी तक चेकिंग करके नहीं आया। घड़ी पर नज़र डाली तो लगभग 2 घंटे का समय निकल गया था। सोहनलाल जी ने कनाडा जाने वाली फ्लाइट के काउंटर पर जाकर पूछा, मैडम, मेरा नाम सोहनलाल शर्मा है और मेरे बेटे का नाम गौरव शर्मा है। हमने कनाडा जाने वाली फ़्लाइट पकड़ी है। मेरा बेटा चेकिंग करने के लिए आया था, पर वह मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। सोहनलाल जी की बात सुनकर काउंटर पर एक महिला ने यात्रियों की सूची देखकर बताया, जी हाँ, गौरव शर्मा नाम का एक यात्री यहाँ आया था जिसने चेक इन किया है। कनाडा की फ्लाइट निकले हुए तो 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। महिला की बात सुनकर सोहनलाल जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। वह बोले, पर मुझे भी कनाडा जाना था। मुझे लिए बिना फ्लाइट कैसे चली गई? ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता अंकल जी। जितने भी यात्री फ्लाइट में जाने वाले थे सभी गए हैं, कोई भी यात्री छूटा नहीं है। अगर कोई यात्री छूटता तो हमारी ओर से घोषणा की जाती है, महिला ने कहा। तो सोहनलाल जी रुआसी आवाज में बोले, तो क्या मेरा बेटा मुझे लिए बिना ही कनाडा चला गया है? इसका मतलब तो यह हुआ कि उसने मेरा टिकट लिया ही नहीं था। ये कैसी जालसाजी है? सोहनलाल जी के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई। वे अपना सिर पकड़कर जमीन पर धम से गिर पड़े। सोचने लगे, क्या मेरा बेटा इतना निर्दयी हो सकता है, जिसे पढ़ाने लिखाने में हमने अपने जीवन के सुनहरे दिनों की परवाह भी नहीं की। उसकी पसंद नापसंद के लिए, उसके जीवन को संवारने के लिए अपनी खुशियां निछावर कर दी। साधना मुझे हमेशा कहा करती थी कि अपने बुढ़ापे के लिए भी हमें कुछ बचा कर रखना चाहिए, लेकिन मेरा एक ही जवाब होता था, ले देकर। गौरव ही हमारा इकलौता बेटा है। अगर हम उसकी सुख सुविधा का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? वह एक खिलौना मांगता था तो मैं 2 लाकर देता था। उसकी विदेश पढ़ाई करने की जिद पूरी करने के लिए पैसा इकट्ठे करने की खातिर ना जाने मैंने कितने पापड़ बेले, कितने ही लोगों के आगे हाथ पसारे। मेरे मन में बस अपने बेटे की बात पूरी करने की धुन सवार थी। वह किसी तरह विदेश चला जाए, इस बात को लेकर अपने बड़े भाई जयलाल जी से भी मेरी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कोई भी सहायता देने से मना कर दिया था। वह कहते, जब समर्थ नहीं है
तो विदेश भेज क्यों रहे हो? क्या अपने देश में पढ़ाई नहीं होती? क्या यहाँ पढ़कर बच्चे नौकरी नहीं करते? जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। अपने भाई के इस आचरण से मुझे कितनी तकलीफ हुई थी ये मैं ही जानता हूँ। उसी दिन मैंने मन ही बना लिया था कि अब मदद के लिए अपने भाई के दरवाजे पर कभी कदम नहीं रखूंगा। तभी से हम दोनों भाई के रिश्ते में कुछ खटास सी आ गई थी। पर अगर देखा जाए तो उन्होंने कुछ गलत भी नहीं कहा था। अपने जिस बेटे के कारण मैंने अपने भाई से संबंध तोड़ लिया था, आज वही बेटा मुझे ऐसे समय में बेसहारा छोड़कर धोखा देकर चला गया, जिस समय मुझे उसके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। सुरक्षा कर्मचारियों की आवाज सुनकर सोहनलाल जी का ध्यान टूटा। वह कर्मचारी उनसे पूछने लगा, सर आपको कहाँ जाना है? मैं देख रहा हूँ आप काफी समय से यहीं बैठे हैं। बेटा मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं रह गया। मुझे तो अपने बेटे के साथ कनाडा जाना था। ना जाने अब मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाएगी, मैं खुद नहीं जानता। इतना कहकर सोहनलाल जी पास में रखे बेंच का सहारा लेकर खड़े हुए। उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। दुखी दिल से वह एयरपोर्ट से बाहर निकल आए और सोचने लगे, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं रह गया। हे भगवान, ऐसी मुसीबत की घड़ी में कहाँ जाऊंगा? मुझे कौन सहारा देगा? अब तो मेरा घर भी मेरे पास नहीं रह गया। क्या मेरे बड़े भाई मदद करेंगे? क्या उन्होंने मुझे माफ कर दिया होगा? लेकिन अब कोई और चारा भी नहीं है। उनके सामने रोऊंगा, गिड़गिड़ा कर अपनी मजबूरी बताऊंगा तो शायद उनका मन पिघल जाए। एक बार चलकर देखता हूँ। हाँ, ऐसा करके देखता हूँ। यह सोचते हुए बस पकड़ने के लिए आगे बढ़ गए। करीब 2 घंटे के बाद अपने भाई जयलाल जी के घर पहुंचे तो उनकी नौकरानी ने दरवाजा खोला और पूछा, किससे मिलना है? जयलाल भैया घर पर हैं? जी हाँ, बाबूजी तो हैं, पर आप कौन हैं? उनसे कहो उनका भाई आया है। जानी पहचानी आवाज सुनते ही उसी समय जयलाल जी बाहर आ गए और अपने छोटे भाई को ऐसी स्थिति में देखकर हैरान रह गए। सोहनलाल जी के सबर का बांध टूट गया और वे फूट फूट कर रोने लगे। जयलाल जी उन्हें अंदर लेकर आए और अपने भाई से उनकी इस हालत का कारण पूछा, पर सोहनलाल जी कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। उनका मन कर रहा था कि अपने भाई के कंधे पर सिर रखकर जी भर के रोए। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहते जा रही थी। जयलाल जी ने अपनी नौकरानी से पानी लाने को कहा। सोहनलाल, आखिर बात क्या है? तुम क्यों इस तरह रोए जा रहे हो और क्या हालत बना रखी है तुमने? पहले थोड़ा सा पानी पी लो और शांत हो जाओ। अब तुम अपने घर में हो, अपने भाई के पास। सोहनलाल जी ने गहरी सांस लेते हुए थोड़ा पानी पिया और रोते स्वर में बोले, भैया मैं क्या बताऊं, आपको इस उम्र में आकर मेरे बेटे ने ही मुझे छल लिया। मैंने कभी सपने में सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी मुझे देखना पड़ेगा। जहाँ देखो वहाँ केवल अंधेरा ही अंधेरा है। मैं कुछ समझा नहीं, तुम पहेलियाँ मत बुझाओ। तुम्हारी ये हालत देखकर मेरे मन में ना जाने कितने प्रश्न एक साथ उठ रहे हैं। जयलाल जी ने पूछा तो सोहनलाल जी ने सारी घटना उनके सामने बयान कर दी। जयलाल जी ने गहरी सांस लेते हुए उनकी एक एक बात बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनी और बोले, ये कैसी विडंबना है। तुमने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और उसने तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक किया। क्या माँ बाप इस दिन के लिए अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं? कितने स्वार्थी हो गए हैं आजकल के बच्चे। भैया अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इस उम्र में मैं कहीं नौकरी भी नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि आप मुझे वृद्ध आश्रम में भेज दो। ये क्या कह रहे हो सोहनलाल? आत्मसम्मान से सर उठाकर जीने वाला इंसान आज वृद्ध आश्रम जाने की बात कर रहा है? ये घर तुम्हारा ही है बेटा। बेटी कोमल की शादी के बाद जब से तुम्हारी भाभी मुझे इस दुनिया में अकेली छोड़कर चली गई है, यहाँ मैं अकेला हो गया हूँ। अब तुम आ गए हो तो हम दोनों का समय आराम से कटेगा। अपने बड़े भाई की बातें सुनकर सोहनलाल जी को कुछ सहारा हुआ, पर वह उन पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसीलिए वे अभी भी परेशान थे। अभी दोनों भाइयों में ये बातें चल रही थी कि डोरबेल बजी तो देखा जयलाल जी की बेटी कोमल कुछ दिनों के लिए रहने आई थी।
इतने सालों के बाद अपने चाचा जी को इस घर में देखकर कोमल को अचंभा हुआ। उनके पास बैठकर उनका हालचाल पूछने लगी, पर जब उनकी हालत के बारे में जानकारी हुई तो उसे बड़ा दुख हुआ और हैरानी भी कि गौरव चाचा जी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अगले दिन सुबह कोमल ने अपने पिताजी और चाचा जी के लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर परोस दिया और एक अलग कमरे में चली गई। सोहनलाल जी ने देखा कोमल मोबाइल पर ही ऑनलाइन क्लास ले रही थी। ऑनलाइन क्लास लेते देखकर सोहनलाल जी के मन में भी कुछ ख्याल आया और जब कोमल बाहर आई तो उन्होंने कोमल से कहा, बेटा एक बात तो बताओ, क्या मैं भी ऑनलाइन क्लास ले सकता हूँ? घर बैठे बैठे अपने बेटे के बारे में सोचकर परेशान होने से तो अच्छा है कि मैं किसी काम में व्यस्त हो जाऊं। उनकी बात सुनकर कोमल बोली, क्यों नहीं चाचा जी, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेज का ज़माना है। ना तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा और ना ही स्कूल की तरह घंटे घंटे खड़े रहकर पढ़ाना पड़ेगा। आप बड़ी सहूलियत से बच्चों को पढ़ा सकते हैं और वैसे भी आप तो अंग्रेजी में रुचि रखते हैं। आप तो अंग्रेजी विषय के बहुत अच्छे अध्यापक रह चुके हैं। कोमल ने सोहनलाल जी का ऑनलाइन रिज्यूम बनाकर अपने स्कूल में भेज दिया। कुछ ही समय में उन्हें नियुक्त कर लिया गया। अब उन्हें ऑनलाइन पढ़ाने के लिए अच्छे खासे पैसे मिलने लगे। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक फोन से ही बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते और अपना खर्च खुद निकालते थे। अब उन्हें जीने का मकसद मिल गया था। वे पहले से ज़्यादा चुस्त और तंदुरुस्त रहने लगे थे। अब वह अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट थे, पर वह गरीब बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बच्चों के लिए अपना कोचिंग सेंटर खोलने के बारे में सोचा और इस काम में उनकी मदद उनकी भतीजी कोमल ने की। कोमल की मदद से उन्होंने एक जगह किराए पर ली जहां उन्होंने कोचिंग सेंटर खोला। अंग्रेजी विषय के अलावा अन्य विषयों की भी कोचिंग प्रदान करने के लिए उन्होंने 2 अध्यापक भी नियुक्त कर लिए। उनके कोचिंग सेंटर में फीस कोई ज़्यादा नहीं थी और जो बच्चे फीस नहीं दे पाते थे वह फ्री में भी पढ़ सकते थे, जिस कारण उनके कोचिंग सेंटर की लोकप्रियता बढ़ने लगी। उनके कोचिंग सेंटर में फीस कोई ज़्यादा नहीं थी और जो बच्चे की फीस नहीं दे पाते थे वे फ्री में पढ़ सकते थे, जिस कारण उनके कोचिंग सेंटर की लोकप्रियता बढ़ने लगी। सोहनलाल जी के कार्य की लोकप्रियता बढ़ने लगी। उनकी मदद के लिए कुछ एनजीओ भी उनके साथ जुड़ गए, जिन्होंने उनके कोचिंग सेंटर के लिए एक बड़ी जगह उपलब्ध करवा दी। एक ही साल में उनका कोचिंग सेंटर एक बड़े इंस्टीट्यूट का रूप ले चुका था। लेकिन कहते हैं ना, कर्मों का फल तो मिलकर रहता है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। गौरव ने जो धोखा अपने पिता के साथ किया था, फिर वह उस धोखे के फल से कैसे बच सकता था। अपने जिस दोस्त के साथ पार्टनरशिप करने के लिए उसने अपने पिता के पैसे धोखे से हथिया लिए थे, इसी दोस्त ने ही पार्टनरशिप का झांसा देकर उसके सारे पैसे हथिया लिए। पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने के लिए उसने नौकरी तो पहले ही छोड़ दी थी और अब उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। आखिर विदेश की धरती पर बिना पैसे के कितने दिन रह सकते थे। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उसी से अपनी टिकट का इंतज़ाम करके वे लोग भारत वापस आ गए। भारत लौटकर गौरव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहने लगा। नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी और छोटी नौकरी उसे अपनी हैसियत की भी नहीं लगती। और ससुराल वाले आखिर बेरोजगार दामाद को कितने दिन इज्जत देते। अब उसे महसूस होने लगा ससुराल में उसे बोझ समझा जा रहा है। वह अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह परेशान हो चुका था, लेकिन करता भी तो क्या। एक दिन जब उसने अखबार उठाया तो उसने अखबार में खबर के साथ अपने पिता की फ़ोटो को देखकर वह हैरान रह गया। अखबार में लिखा था कि अक्सर मेहनत करने वाले परेशानियों से नहीं डरते, केवल अपने दम पर मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करते हैं। मेहनत करके अपने आप को फिर से आत्मनिर्भर बनाने की एक मिसाल है श्री सोहनलाल जी, जिन्होंने 65 वर्ष की उम्र में अपने अंदर के शिक्षक को पुनर्जीवित किया और आज के बुजुर्गों के लिए प्रेरणा की एक मिसाल कायम की। वे उन महान शिक्षकों में से एक हैं जिन्होंने गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का जिम्मा उठाया और उनके इस तरह के कार्य को देखते हुए सरकार की तरफ से उन्हें इनाम दिया जाने वाला था।
ये खबर पढ़कर सौरभ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह हैरान था कि अपने जिस पिता को वह दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ कर गया था, आज वे अपने दम पर इतने बड़ा पुरस्कार प्राप्त करने जा रहे हैं। अखबार में उनके कोचिंग सेंटर का नाम और पता भी लिखा था। सौरभ अब मदद मांगने के लिए अपनी पत्नी के साथ संस्था में अपने पिता से मिलने के लिए दौड़ा चला आया। पहुंचकर देखा तो उस जगह पर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना हुआ था। जब वे दोनों अंदर गए तो गार्ड के पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्हें सोहनलाल जी से मिलना है। गार्ड उन्हें ऑफिस में बिठाकर सोहनलाल जी को बुलाने चला गया। जैसे ही सोहनलाल जी अपने ऑफिस में आए तो गौरव उन्हें देखकर हैरान था। उनके पिता, जिनके चेहरे से कभी लाचारी और बेबसी झलकती थी, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी चमक थी और आते ही उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। सोहनलाल जी अपने बेटे गौरव को अपने पैरों में अचानक देखकर हैरान रह गए। तभी गौरव बोला, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने धोखे से आपका घर बेचकर आपको अकेला छोड़ दिया और चला गया, लेकिन उसकी सज़ा मुझे ईश्वर ने दे दी है। मेरे साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो गया है। अब मुझे आपका ही सहारा है। अपने बेटे की बात सुनकर सोहनलाल जी बोले, बेटा शायद तुम भूल गए थे कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। और जब तक बात रही मेरे माफ़ करने की, तो जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है उसके लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। तुमने एक बूढ़े पिता के विश्वास को तोड़ा है। यहाँ अकेला मरने के लिए छोड़कर जाने से पहले तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा था। अरे कम से कम इतना तो सोचते कि तुम्हारा बूढ़ा पिता कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। एक तरफ तुम हो, एक तरफ जयलाल भैया की बेटी कोमल है, जो शादीशुदा होते हुए भी अपने पिता का अच्छे से ख्याल रखती है और अपना ससुराल भी संभालती है। तभी उनकी बहू बनावटी आंसू निकालते हुए बोली, पिताजी अब जो हो गया सो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन आप नहीं जानते हम कितनी बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं। एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी है। पिताजी अगर आप हमारी कुछ मदद कर दें तो सोहनलाल जी ने विशेष रूप से कह दिया कि एक बार मैं तुमसे धोखा खा चुका हूँ, इससे ज़्यादा धोखा खाने की शक्ति मेरे पास नहीं है। तुम्हें जो करना है वह करो, लेकिन जो भी पैसे मैं कमाता हूँ अपने दम पर कमाता हूँ। इन पैसों में से एक फूटी कौड़ी भी मेरे पास तुम्हारे लिए नहीं है। अगर मैं बुढ़ापे में काम कर सकता हूँ, सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, तो तुम्हारी भी तो अभी उम्र है। खुद से पैसा कमाओ और अपनी ज़िंदगी कैसी जीनी है वह खुद देखो, लेकिन मुझसे उम्मीद लगाकर मेरे पास फिर कभी वापस मत आना। मेरी क्लास लेने का समय हो गया है, मैं जाता हूँ। दोनों बेटा बहू अपने पिता को हैरानी से देखने लगे। वे दोनों कुछ और बोलते उससे पहले ही सोहनलाल जी उठकर अपनी क्लास लेने के लिए चले गए। बेटा और बहू दोनों मुंह लटकाकर वापस आ गए। अब उनके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।